थोड़ा सा तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ, अभी तक जो कहानी जैसी चली है वो यही चली है कि कैसे उद्योगीकरण धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे फायदा हुआ लोगों को। अभी अपन की जो कहानी चल रही है वो सीधी सीधी ये है कि अंग्रेजों ने कैसे, देखो, भारत का व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, 3 बंदरगाह थे, सूरत, हुगली और मछलीपट्टनम। लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने आते से क्या किया, उसको जो है अपने नए पोर्ट बम्बई और कलकत्ता जैसे पोर्ट विकसित करने लगे, वहाँ के नवाबों की मदद लेके, उनको थोड़ा सा लालच देके। और पहले तो उस पर, फिर उसके बाद उस पर भी नहीं कब्जा हुआ, फिर भी नहीं हुआ, तो अब सिस्टम पे कैसे उन्होंने जो है मार करी, भारत का जो सिस्टम डेवलप हो चुका था उस पर कैसे जो है खात्मा किया उस सिस्टम का। सिस्टम मतलब एक प्रोसेस बन गई थी। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापार और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुमास्ता किसको बोलते हैं? जो यूरो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो है भारत में बुनकरों पर नजर रखने के लिए और उनका जो उन पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, जिन्हें हम गुमास्ता कहते थे। कौन होते थे? ये ज्यादातर इंडिया के लोग ही होते थे, जो बुनकरों पर नजर रखते थे। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। जो भी कंपनी को माल बेचेगा, वो बाकी दूसरे लोगों को माल नहीं बेच सकेगा। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। उन बुनकर को जो है वो पेशगी मतलब थोड़ा सा फायदा, एडवांस, एडवांस दे देना। एक बार काम का ऑर्डर मिल जाने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ माल गुमास्ता को ही देना पड़ता था। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं पेमेंट बुनकरों को। जो बुनकर थे वो, कोई भी लालच में आएगा उनको, तो ही ना इनकी चालबाजी समझ में आ रही है। एडवांस पैसा मिल गया पहले से ही, तो अपन बुनकर बना रहे हैं, और उन्होंने शर्त लगा दी कि भाई आप जो कपड़ा बनेगा वो हमको ही बेचोगे, बाकी दूसरे को नहीं बेच पाओगे, महंगी दर पे भी, जितनी दर पहले से तय हुई हम तय करेंगे, हमको मान। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। एडवांस दे दो, और दे दो, और दे दो, इकट्ठा एडवांस दे दो। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे, जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लेते थे। वे अब इस पर जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। उन्होंने जो है अपनी जो किसानी थी वो बंदी कर दी, और अब केवल जो है वो बुनकर, मतलब केवल और केवल जो है बुनने लगे। क्यों? क्योंकि पेशगी मिलती थी, एडवांस रकम मिलती थी। अंग्रेजों ने फंसाया बुनकरों को। अब पूरा काम यही करने लगा, बच्चे औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते रहते, बुनाई में ही लगे रहे, सब बुनकर बन गए। खेती जो है वो भाड़े पे चढ़ा दी। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकर और गुमास्तों के बीच टकराव की खबर आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद भी करते थे, जो पहले की प्रोसेस थी। वो जो लोग सौदागर होते थे वो इनसे लेके जाते थे, बाकायदा इनकी मदद भी करते थे, वो रिलेटिव्स थे। लेकिन अंग्रेजों ने आकर पेशगी रकम दी, एडवांस दिया, ये लोग लालच में आ गए बुनकर, और सत्यानाश हो गया। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनका गांवों से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्होंने कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, वह कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। तो पुराना सौदागर होता था वो इनका फायदा नहीं उठाता था। इनको समझ में नहीं आया, लालच में रह गए और अंग्रेजों ने कांड कर दिया। पहले उनको, उन पे जो जिनको बेचते थे वो वाली व्यवस्था खत्म कर दी, तो वो लोग खत्म हो गए, और कुछ सालों में फिर हुक्म जैसा चलने लगे। इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद अब तुम बनाओगे नहीं तो पीटे जाओगे, नहीं और बनाओगे तो हम ही बेचोगे सस्ते दरों पे, जितने के भी हम खरीदेंगे हम ही बेचोगे आप। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे गांवों में बुनकर गांव गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने के से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते बुनकरों के सामने नई समस्याएं पैदा हो गई थी। अब क्या समस्याएं पैदा हो गई थी? भारत में मैनचेस्टर का आना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया को किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में, मतलब 1810 1811, भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। लंबे समय तक जारी रही सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था, और 1850 में आगे केवल 3% हो गया।
ये चीज तो अपन ने भूमंडलीकृत विश्व में ही पढ़ा, बस फैक्ट नहीं थे, यहाँ पर फैक्ट आ गया है। भारत का कपड़ा उद्योग पहले ज्यादा था, 33% निर्यात करता था भारत, और वो 50 साल 40 साल में गिरकर केवल 3% निर्यात कर। क्यों? क्योंकि कच्चा माल जा रहा था। अपन देख चुके हैं ये चीज। ऐसा क्यों हुआ? इसके क्या नियत था? भारत में मैनचेस्टर का आना, टॉपिक याद रखना, यहाँ से कच्चा माल जाता, मैनचेस्टर में बनता, कपड़ा बनता, और वो कपड़ा फिर भारत में आता। भारत में मैनचेस्टर का आना मतलब कि मैनचेस्टर से बना हुआ कपड़ा आ रहा था, हम खरीद रहे थे और हमें पता नहीं था। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर के बने कपड़े बाहरी स्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादकों में निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आपने दूसरे कपड़ों को अपने आने नहीं दे रहे हो, अपना कपड़ा जबरदस्ती बिकवा रहे हो, तो होने ही थी वृद्धि। 1850 तक आते आते सूती आयात भारत में 31% हो चुका था। 1870 तक आते आते 50%, हमारा आधा कपड़ा जो है वो मैनचेस्टर से आ रहा था। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा। कपड़ा जा नहीं रहा है, वहां से आ रहा है, और जो यहाँ के लोग खरीद रहे हैं वो भी बाहर का ही कपड़ा खरीद रहे हैं। बुनकरों का सत्यानाश होना तय हो गया। दोनों समस्याएं थी उनके सामने। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीन से बनने वाले आयातित कपास इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला, भारत के लोग सस्ते, जाहिर सी बात है, वो ये नहीं देखेंगे कि भारत में बनने वाली सस्ती चीज देखेंगे। अभी भी सेम केस हुआ था। आप देखोगे चाइनीज लाइट के केस में, आप में से क्या, हम लोगों ने खुद, हमने भी वही करा। चाइनीज लाइट एक टाइम 20-20 25-25 रुपए की बिक रही थी, वही भारतीय लाइट 50-60 रुपए की बिक रही थी। तो हम क्यों खरीदेंगे भाई वाली लाइट? भारतीय लाइट, हम तो अपना फायदा देखेंगे ना। और जाहिर सी बात है वही उस टाइम भी हुआ। हम लोगों को गलत नहीं बोल सकते, हम भी तो गलत कर रहे हैं। तो लेकिन अब भारत ने क्या किया? भारत ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई। अब जो लाइट मिल रही है आपको दिवाली पे, वो भारत में बनी हुई लाइट्स हैं सारी, है ना। चाइना की लाइट कम हो गई, लगभग खत्म ही हुई। क्यों? बाहरी प्रतिबंध लगा दिया गया है, सस्ती लाइटों पर रोक लगा दी है। चाइना से लाइट आ नहीं रही है, अब जो आती है वो स्टैंडर्ड होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है वो भी अब। तो भारतीय उद्योग अब प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं चाइना के उद्योग से, नहीं तो नहीं कर पा रहे थे। उनकी 20 रुपए की लाइट के सामने भारतीय की लगती नहीं थी। अब वो वाली आना बंद ही हो गई, जो 20 रुपए वाली मिलेगी नहीं आपको मार्केट में। अब क्यों? आई नहीं रही चाइना से, है ना। वो वाली लाइट्स बंद हो गई। अब जो भी आ रही हैं वो अपने भारत के जैसे बराबर की हैं, तो लोग फिर भारत मेड इन इंडिया खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे उस टाइम भी हुआ था। मैनचेस्टर से जो कपड़ा आ रहा था वो सस्ता था। भारतीय लोगों ने मैनचेस्टर का कपड़ा शुरू करना शुरू कर दिया। बाद में कुछ सालों बाद 1850 के बाद, गांधी जी के पैदा होने के बाद 50 60 70 साल लग गए। ये पता होता है कि भाई स्वदेशी मूवमेंट जब चलाया, असहयोग आंदोलन जब चलाया, गांधी जी ने लोगों को बताया भाई ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तब भी लोगों को समझ में नहीं आया। वो तो केवल गांधी जी बोल रहे हैं इसलिए, अरे फकीर बोल रहा है तो उसकी सुन दो, वो सही बोल रहा होगा। अपने यहाँ भगवान बना देते हैं इंसान को भी। वो बाहर से आया है, अरे अरे वो बाहर से आया है, वो देख नंगा फकीर है, कुछ नहीं पहनता, संत आत्मा है। भाई साहब मानो बहुत महान आत्मा है, ऐसा अपने यहाँ भगवान बना देते हैं ना इंसान को भी। तब उनकी सुनी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई थी। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल रही थी, मतलब बुनकरों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पहले तो उन्होंने पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी, नई व्यवस्था लाए। जो गुमास्ता थे उन्होंने कान पिटा मार पिटाई करी, वो अलग कर दे के। फिर उसके बाद मैनचेस्टर से कपड़ा आने लगा, तो वो समस्या पर खड़ी हो गई कि हमारा कपड़ा जा नहीं रहा है, वहां से कपड़ा आ रहा है और यहाँ के लोग वही कर। उसके बाद और कम नहीं चला, 1860 के दशक में उन्हें अच्छी कपास मिलना बंद हो गई। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका के कपास की आमद बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। भारत के कच्चे कपास के निर्यात में इतनी वृद्धि की कीमत, उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय मतलब अमेरिका से खरीदता था ब्रिटेन, लेकिन अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, इसलिए कपास की खेती हुई नहीं। ब्रिटेन ने कपास किससे खरीदा, कच्चा माल के रूप में कपास किससे खरीदा? भारत से। तो भारत के कपास जो खेत किसान थे वो रुई किसको बेचेंगे? जहां तक अपने किसान को क्यों बेचेंगे, वो सस्ते में खरीद रहा है, ब्रिटेन ज्यादा महंगा खरीद रहा है, तो उसको बेचेंगे ना। वही हुआ भी। भारतीय किसानों ने अपने किसानों को ना बेचते हुए किसको भेज दिया? भेज दिया ब्रिटेन के अधिकारियों को भेज दिया। तो भारतीय बुनकरों की हालत टाइट हो गई। और 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार अब और बची कुची का सर उद्योग आ गया, मशीनें आ गई। अब तो बुनकरों की सत्यानाश ही हो गया, मतलब अब मशीनों से बनने लगा कपड़ा।
तो बुनकर जो है वो उद्योग बुरी तरह मशीनों के बीच से बनी चीजों से पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? मतलब बुनकरों की हालत खराब हो। अब गिने चुने बुनकर बचे हुए हैं, अभी भी वो प्रथा के रूप में बचाया हुआ है भारत उनको। वाराणसी में अभी भी बुनाई का काम होता है, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। एक टाइम था जब भरमार थी, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। अगला टॉपिक है हमारा फैक्ट्रियों का आना। ऑब्जेक्टिव पहला ही, बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी, और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। मतलब केवल 12 साल में ही जो है, क्योंकि कपड़ा बिका, बहुत महंगा, अच्छा बिका, फायदा हुआ, तो वहां पर 4 मिल लगी। उसमें 94,000 तकलियां और 2,000 करघे थे, ये नहीं पूछा जाता। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खिलने लगी। देश की पहली जूट, पहली वाली याद रखना बस, 1855 में लगी, और दूसरी 7 साल बाद 62 में लगी। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1760 के दशक में कानपुर में लगी, जो उसके लिए जूट मिल। इसके साल भर बाद इलाहाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई थी। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई भी। तो जो पहली है मुंबई वाली 1854 में, जूट मिल 1855 में लगी। बस ये याद रखना। बम्बई में ही, नहीं बंगाल में, सॉरी, बंगाल में 1855 में लगी थी, और देश की पहली कपड़ा मिल बम्बई में लगी 1854 में। बस यही याद रखिएगा। पहली कताई एवं बुनाई मिल 1874 में मद्रास मतलब चेन्नई में खुल गई। ये उद्योग कौन लगा रहा था? इनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी? पूंजी कहाँ से, पैसे कहाँ से आ रहे थे? मिलों में काम करने वाले लोग क्या थे? अब उसके बारे में आता है भारतीय व्यापारियों के बारे में। तो पहला है जमशेदजी जीजीभोय। पहले भी आ चुका है, इस बार भी इम्पोर्टेंट है। जीजीभोय एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उसके उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्होंने सारे जहाज बेचने पड़े थे। तो जहाज व्यापारी थे। देश के विभिन्न भागों से तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये लोग कौन थे। तो पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मुंबई के डिंशा पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य के जमशेदजी नुसरवान जी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन के निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। तो ये जमशेदजी टाटा के बारे में बात है, जिन्होंने मतलब इन्होंने कैसे स्टार्टिंग करी वो बता रहे हैं। कैसे जो है वो अंग्रेजों के शासनकाल में ही जो पैसा कमाया। बड़े दिमाग वाले थे यार। अगर अपने पूर्वजों ने करा होता तो अपन अभी तक यहाँ नहीं बैठे होते, अपन कहीं दूसरे देश में घूम रहे होते। जबरदस्त दिमाग चलाया इन्होंने उस टाइम, पूरी व्यवस्था को समझ कर, देख कर, परख कर काम किया है। खैर, अपन भी क्या, हम भी क्या ही कर रहे हैं। तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया। वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 40 के दशक में उन्होंने 7 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों के औरों के साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी के चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए, जिसमें से जमशेदजी टाटा भी थे। हम्म कलकत्ता में देश की पहली जूट लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेठ हुकुमचंद, क्योंकि पहली जूट, देश की पहली जूट मिल किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में लगाई थी। चीन के साथ व्यापार किया। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया। द्वारकानाथ टैगोर के बारे में लिखा हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। सीधी सी बात, जिनके नाम आ रहे हैं उनको तो याद रखना पड़ेगा। जे आर डी टाटा, आर डी टाटा, सर जे टाटा और सर डी जे टाटा। डी जे, जेन टाटा, आर डी टाटा, सर आर जे टाटा, सर डी जे टाटा। टाटा 4 लोग हैं। साझेदारी की टोली। 1912 में जेएन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया। जे आर डी टाटा बोलना चाहिए इनको, फिर जेएन टाटा बोल रहे हैं, ठीक है। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग के काफी बाद शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज्यादा आयात ही किया जाता था। इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग का कोई खास आगे नहीं बढ़ सकता सकता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। मतलब जो आपको नाम याद है ना मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। जिनके नाम बोलने जरूरी है, ये 4 लोगों की टोली तो ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, 1912 में भारत का पहला जे वो जे आर डी टाटा ने जमशेदपुर में स्टील पावर प्लांट लगाया।
टिस्को बोलते हैं, टाटा स्टील, टाटा टाटा स्टील, टिस्को। नहीं, टिस्को अलग चीज है। नहीं, टिस्को ही तो है। टाटा इंडिया स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ, टिस्को। टाटा स्टील लिमिटेड। ताइवान में रेफर टू, ताइवान आयरन स्टील कंपनी या चाइनीज स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को बोलते हैं शॉर्ट में इसको। टाटा है तो जमशेदपुर में टाटा का स्टील का प्लांट है। जरूरी है ये पॉइंट। रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में पता होना चाहिए। जमशेद जी जीजूपुर के बारे में पता होना चाहिए। सेठ गोविंद दास के बारे में पता होना चाहिए। मजदूर कहाँ से आए? नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा कुछ। हाँ, जॉबर के बारे में बात आती है, तो जॉबर कौन थे ये क्वेश्चन बनता है। नौकरी पाना मुश्किल होता, गांव से जो आते थे ना उन लोग को नौकरी फैक्ट्रियों में डायरेक्ट नहीं रख लेते थे, तो फैक्ट्री मालिक क्या करते थे, जॉबर को अपॉइंट करते थे। जॉबर कौन होता था? जॉबर उसी जहाँ फैक्ट्री लगी ना उस एरिया का एक प्रमुख बंदा होता था जो सबको जानता था। तो उसकी पहचान वाले को वो जॉब पे रखता था। उससे फायदा क्या होता था कंपनी को? ईमानदार काम करेगा वो तो, एक तो क्योंकि पहचान का बंदा है। दूसरा, उस पर भरोसा कर सकती है कंपनी कि बाहर नहीं जाएगा, हमारी चीजें बाहर नहीं जाएंगी, चोरी नहीं होगी, क्योंकि समाज का हिस्सा है वो। तो जॉबर वही ऐसे लोगों को ही रखता था जो उनकी जान पहचान के होंगे, ताकि कोई सामान लेके भाग ही जाएगा नहीं तो, है ना। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। जाहिर सी बात है, रोजगार कम है, रोजगार चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव के लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे की मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजदूर व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। मतलब इन्होंने फायदा उठाना चालू कर दिया लोगों की मजबूरी का। तो वो पैसे लेते थे और जॉब लगा दो भाई। नया शब्द जॉबर, इन्हें अलग अलग इधर सरदार या मिस्त्री के नाम से भी जाना जाता था। कॉन्ट्रैक्टर जैसे होते थे ना, अभी भी देखो आप मिस्त्री होते हैं ना, ठेकेदार जिसको बोलते हैं हम, ठेका ने काम है, मजदूरों को रखा, मजदूर काम कर रहा है, ठेकेदार जो है केवल उन पर नजर रख रहा है। तो वो उसी टाइम में जॉबर होते थे। औद्योगिक विकास का अनूठापन। मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का पहला दफ्तर। नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। लघु उद्योग की बहुतायत। इसमें कुछ ज़्यादा मुझे याद नहीं है कि कुछ इम्पोर्टेंट था। जो इम्पोर्टेंट था वो हो चुका है लगभग पूरा। युद्ध के बाद फैक्ट्री हिसाब हुआ था। नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हाथ से बुना कपड़ा। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाला उत्पादन दरअसल इजाफा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है, जिसमें हमने पिछले चर्चा की है। सस्ते मशीन निर्मित धागे से 19वीं सदी के कताई उद्योग को खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघा पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों ने नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए यहाँ फ्लाइंग शटल आता है, फ्लाई शटल, है ना। तो फ्लाई शटल जो थी मशीन का नाम है, जो कि आवाज आ रही है क्या आप लोगों को बैकग्राउंड में? नहीं आ रही? बैकग्राउंड में आवाज कुछ नहीं आ रही आप लोगों को? अरे मेरा पढ़ाना मुश्किल होगा, बहुत चिल्ला रही है। इतनी भी नहीं आ रही। फ्लाइंग शटल।
फ्लाइंग शटल क्या होती थी, जो बुनकर होते थे उनको बुनाई के लिए रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज को लंबवत धागे में पिरो रहती है। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करके चलाना और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में काफी मदद मदद मिलती थी। जो छोटी हाथ से बुनाई होती थी उसका अरज छोटा होता था। अरज छोटा होना मतलब कपड़े की चौड़ाई छोटी होना। आप कभी शर्ट का पीस खरीदने गए हो तो आप देखोगे उसकी चौड़ाई इतने बड़े बड़े लट्ठे जैसे रहते हैं, तो उसको बोलते अरज। इतने अरज का कपड़ा, है ना। तो जो फ्लाइंग शटल आई उससे कपड़े का अरज बढ़ गया, चौड़ा कपड़ा बनने लगा, सिलाई में मदद मिलती है उससे, चौड़े अरज से, है ना। इसके कारण से, फ्लाइंग शटल के आने के कारण से ही बुनकर को जो है वो मदद मिली बुनाई में, उसी के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग वाले इलाके, तो आप देखोगे बम्बई में सबसे ज्यादा था, बंगाल में सबसे ज्यादा था, मध्य प्रांत में थोड़ा सा था, मद्रास में अच्छा खासा था, पंजाब और संयुक्त प्रांत मतलब ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये सब बिहार में ज्यादा था। बाकी सब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ जो है उद्योग ज्यादा नहीं फले फूले 1931 तक। वस्तुओं के लिए बाजार, अब यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइज के बारे में बात आती है कि ब्रिटिश निर्माताओं ने कैसे भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए और भारतीय बुनकरों, दस्तकारों, व्यापारियों के लिए उपनिवेश नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। यहाँ पर एक कंपनी वुड वार्स कंपनी है, ग्राइप वाटर बेच रही है, बच्चों को दिया जाता है ग्राइप वाटर, और कृष्ण की तस्वीर लगा के रखी है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज जो बाहर की कंपनियां थी, अभी भी करते हैं वैसे तो यूज, लेकिन ये लोग जो है वो हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों का यूज कर रहे थे ताकि लोगों को लगे कि ये इंडिया में बनी हुई चीज है, और वो लोग खरीदते थे। तो ये उसी का है ना। नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका विज्ञापनों का, जैसा कि आप जानते हैं विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना देते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा करते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जहाँ चारों तरफ विज्ञापन है, अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे, सब जगह विज्ञापन है। तो लोग बागों को विज्ञापन देखने के बाद लगता है कि हाँ यार इसकी जरूरत है। आप रील्स पे देखोगे कई प्लास्टिक काम की चीज देते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो आप अगर नहीं खरीद रहे होगे तो बोलोगे नहीं यार ये खरीदने वाली चीज है, ये तो बहुत जरूरी चीज है, हमारे लिए होना चाहिए, है ना। तो वो चीज विज्ञापन उसको खरीदार को मजबूर करते हैं खरीदने के लिए। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल लेबल का क्वेश्चन आया है। लेबल अभी भी लगते हैं ना, आप देखोगे शर्ट के पीछे वो लगा देता, दर्जी लेबल लगा देता है। मैनचेस्टर जो कपड़ा था उस पर भी लेबल लगता था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता। तो ये यहाँ पर मैनचेस्टर के लेबल हैं। लेबल कैसा यूज कर, देखो लिखा बगल में लिखा है एफ स्टीनर एंड कॉर्पोरेशन मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर लिखा हुआ है। कर्ट टार्ट्रक एंड कंपनी कलकत्ता, महाराज जैल सिंह लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मैनचेस्टर बगल में छोटे छोटे शब्दों में। ये लोग भारत के, यहाँ पर देखो ये कृष्ण या विष्णु का प्रतीक चिन्ह है, उनकी धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। यहाँ पर महाराणा रंजीत सिंह का जो है वो लगा हुआ है पोस्टर, जो कि सिखों के धर्मगुरु थे। क्यों लगाते थे वो, ताकि लोग बाग इनको देखकर अपनापन समझे और इन चीजों को खरीदे। एक और कैलेंडर सोप की एडवर्टाइज है ये, सनलाइट सोप की, जिसमें विष्णु को दिखाया हुआ है। तो इन लोगों ने लेबलों का इस्तेमाल किया अपनी चीजों को बेचने के लिए। यहाँ पर एक और ये है भारत माता का जो है वो चिन्ह है, वो कपड़ों को दिख रहा है यहाँ पर बेचते हुए। तो ये लोग जो है विज्ञापनों का यूज करते थे काय के लिए, अपना माल बेचने के लिए लोगों को। तो ये था पूरा चैप्टर का सारांश। आखिरी में विज्ञापन वाला वो आता है पोर्शन। ये पूरा चैप्टर का सारांश था कि ऐसा ऐसा है। मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया समझाने में, फिर उम्मीद है समझ में आया होगा। हर एक पेज आपके दिमाग में छपा होगा कि हाँ इसका मतलब ये है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। इसके बारे में आपको कहानी पता है कि लंदन में मील है जो कि चमक रही है, लोग बाग मॉल जैसा समझ रहे थे, इसमें काम करने का सोच रहे थे। अब हर एक पेज की कहानी आपको पता होना चाहिए कि इस पे क्या क्या है। जैसे ये क्या था, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने पोस्टर छापा था, वो उस टाइम औद्योगिकरण हो रहा था, नई मशीनें बन रही थी, इसलिए ये पोस्टर छापा था। दूसरे इस पे जो है वो आता है, प्राच्य शब्द आता है, एशिया के लिए इस्तेमाल होता है शब्द।
फिर उसके बाद यहाँ पर मजिशियन के रूप में दिखाया हुआ था मैकेनिक को, क्योंकि उस टाइम मशीनें बन रही थी, मैकेनिक एक जादूगर के रूप में विकसित हुआ था। उसके बाद जो है आदि औद्योगिकरण का शब्द आया था यहाँ पर, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ की कहानी आपको पता है, गिल्ड्स कैसे ताकतवर थे और उन्होंने जो है वो सौदागरों ने कैसे अपने मशीनों को जो है वो किसानों को सिखाया और किसानों से उत्पादन करवाया, किसान का भी फायदा हुआ, इससे गिल्ड्स पीछे रह गए। स्टेपर फुलर अकॉर्डिंग जो है वो बुनाई की प्रोसेस में अलग अलग काम करते हैं, जिसके बारे में पता हो। कारखानों के उदय में जो है अपन ने इस चित्र के बारे में देखा कि कारखाने में लोग काम करना चाहते थे, उस टाइम माहौल ही अलग होता था, वो रात में चमक दमक के साथ जो है वो सामने आ रहे थे। रफ्तार कैसी थी, तो उसमें पता चला कि ऐसा नहीं था कि एकदम से चेंज हो गया था, बहुत सारे धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे थे। बड़े लोग अभी भी सोच रहे थे कि मशीन लगाएं कि नहीं लगाएं, और क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा आता था और मजदूर बहुत काफी मात्रा में उपलब्ध थे। इसी में जो है वो भाप के इंजन के बारे में बात आती है कि भाप के इंजन जो है वो बन गया था, लेकिन उसके बाद भी 321 इंजन ही थे, जेम्स बॉट ने बनाया था। और अलग अलग काम में यूज किए जाते थे भाप के इंजन। हाथ और श्रम की शक्ति, ब्रिटेन के लोग जो है वो हाथ से बनी हुई चीज, क्यों? क्योंकि अमीर थे, रईस थे, तो हथौड़े का उदाहरण लेके समझाया है कि वो लोग हथौड़े की 500 डिजाइन बन सकती थी हाथ से, और केवल जो मशीन से बनती थी वो एक प्रकार की डिजाइन होती थी। इसलिए वो लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, पूंजीपति दिखाने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए वो लोग जो है हाथ से बनी हुई चीजें ज्यादा खरीदना पसंद करते थे। मजदूरों की जिंदगी बदतर होती जा रही थी, और स्पिनिंग जेनी का जिक्र आता है यहाँ पर, जो कि कताई की एक मशीन थी। महिलाओं ने इसका बहुत विरोध किया था, हमला भी किया था, कई स्पिनिंग जेनी को जो है तोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था, मशीन ज्यादा काम कर पा रही थी। स्पिनिंग जेनी के बारे में जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी 1764 में। भारत में कपड़े का युग एकदम से बहुत ज्यादा चला था, फिर उसका धीरे धीरे कम होता गया। क्यों? क्योंकि भारत में एक व्यवस्था डेवलप हो गई थी, उस डेवलप व्यवस्था को जो है अंग्रेजों ने पहले बंदरगाहों को नष्ट किया, फिर उसके बाद जो व्यवस्था थी किसका उन्होंने यूज किया? उन्होंने गुमाश्ता का यूज किया। गुमाश्ता का निर्माण, वो व्यक्तियों को जो है लगाया, नजर रखी, फिर बुनकरों पर कब्जा करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, और आखिर में बुनकरों की समस्या समाप्त नहीं हुई थी। केवल गुमास्ता लोगों ने नहीं किया काम, उसके बाद जो है मैनचेस्टर से कपड़ा आने लगा भारत का। फिर उसके बाद उधर भी खत्म नहीं हुई, फिर उसके बाद यहाँ से जो कपास बिकती थी वो उधर ब्रिटेन में जाने लगी, इनको कपास भी नहीं मिली। और फिर उसका धीरे धीरे सुधरा माहौल, तो यहाँ पर भारत में जो है फैक्ट्रियां खुल गई, तो बुनकरों की हालत टाइट हो चुकी थी। पूरी कहानी ये चीज पड़ी, बहुत मोटा सारांश बता रहा हूँ। उसके बाद जो है फैक्ट्रियों पे आने में आप जो है जमशेदजी जीजी भोई, रतन जी टाटा, द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद, इन सब के बारे में पढ़ा। और आखिरी में जो है फिर मजदूरों के बारे में पढ़ा कि मजदूर कहाँ से आए, तो इसमें जिक्र आता है जॉबर का नाम। जॉबर कौन थे, आपको पता है। और आखिरी में जो है वो ब्रिटेन कंपनियों ने कैसे विज्ञापन का यूज करके भारत में अपनी पैठ बनाई, उसके बारे में देखा। और फ्लाइंग शटल क्या था, उसके बारे में आपने इस पेज पे देखा, फ्लाइंग शटल क्या था। आखिरी में विज्ञापन वाला माहौल देखा। तो ये पूरा चैप्टर का सारांश है। मुझे उम्मीद है कि आपके सामने से ये गुजर गया होगा, तो आपको याद आएगा क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने इस चैप्टर में, और आपके पास मन से लिखने के लिए कुछ होगा, है ना। तो उम्मीद है आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ सीखा होगा। कल जिन बच्चों को डाउट है वो आ सकते हैं बिल्कुल 8 बजे, लेकिन मेरा कल टेस्ट पीरियड रहेगा, टेस्ट रहेंगे दोनों सब्जेक्ट के, तो मैं कोई टीचर अवेलेबल होगा तो मैं उन्हें लगा दूंगा, कोशिश करूंगा मैं आने की। लेकिन अगर कल आते हैं आप, तो मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, आपको सिस्टम लगा दूंगा, आप जैसा बोला है मैंने वो तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आज से ना आप आ भैया, सकते। हाँ। दर्जी और पुजारी कौन से क्षेत्र में आते हैं? दर्जी और पुजारी, पुजारी तो तृतीय क्षेत्र में है, ये कंफर्म है। दर्जी जो है वो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेकंड में आएगा, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि कपड़े सिल रहा है वो, है ना। अगर दर्जी कपड़े बेच भी रहा है तो वो तृतीयक में भी आ जाएगा। अगर जैसे कपड़े दर्जे लगाने के बाद वो कपड़े बेच भी रहा है वहां पर, तो वो तृतीयक में भी आ जाएगा। लेकिन मेनली अगर सिलने का काम कर रहा है, दर्जी का मतलब होता है कपड़े सिलने वाला, तो वो द्वितीयक में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो कपड़े की, है ना, तो वो द्वितीयक में आएगा। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। गुड नाइट।